और आज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 के ऊपर हम बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है दैट इज डिफाइन केमिस्ट्री। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके जवाब में जो है आप लिख सकते हैं कि केमिस्ट्री बेसिकली इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री जो है दैट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और जिसमें आप डील करते हैं, मतलब इन विच यू डील, आप जो स्टडी करते हैं, देखते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब है कोई चीज किस तरह बनी हुई है। ठीक है, पहले इस चीज को आप स्टडी करते हैं, देन यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, फिर आप स्ट्रक्चर का स्टडी करते हो, देन यू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है और फिर आखिर में जो है यू टॉक अबाउट द रिएक्शंस ऑफ मैटर। रिएक्शंस ऑफ मैटर, तो इन तमाम चीजों की जो स्टडी है दैट इज बेसिकली केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो जो कॉम्पोजिशन है, जिसमें आपको बताया मैंने कि इसका मतलब बनावट है। स्ट्रक्चर में आप साख्त की बात करते हैं, यानी किसी चीज का कैसा स्ट्रक्चर है। जैसे आपने देखा होगा झूलों का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एटम्स मिल जाते हैं, दे मेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो उसकी बात करेंगे आपसे। प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियात को। खसूसियात स्टूडेंट्स दो किस्म की होती हैं, यानी प्रॉपर्टीज जो है वो दो किस्म की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये बेसिकली ज़ाहिरी या तबई प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कीमियाई प्रॉपर्टीज। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख लेते हो अमूमन के कलर क्या है किसी कंपाउंड का, जैसे नमक है इसका वाइट कलर है, चीनी है वाइट कलर की होती है। टेस्ट क्या है, जैसे नमक है नमकीन होता है, चीनी मीठी होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, विस्कोसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है बात। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप रिएक्शंस की स्टडी करते हो, यानी अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देंगे तो इट विल मेक वाटर। ठीक है, बल्कि इस तरह की सो दैट विल मेक वाटर। तो यहां से हमें समझ में आती है कि जो केमिस्ट्री है इसमें प्रॉपर्टीज की स्टडी भी की जाती है। रिएक्शंस ऑफ मैटर, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये भी आप कह लें कि प्रॉपर्टीज की किसी हद तक है। यहाँ हम किसी डिफरेंट कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो फिर उनके रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेसिकली ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब होता है कि केमिस्ट्री की कितनी शाखें बना दी गई हैं। केमिस्ट्री की बहुत सी शाखें हैं, आपकी बुक में तो थोड़ी सी ही लिखी हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री आप कह लो कि ये भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। इसमें आप स्टडी करते हो ताल्लुक की, रिलेशनशिप की। आप रिलेशनशिप की स्टडी करते हो, रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की आप स्टडी करते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप कंप्लीट लफ्ज लिख लो, मैटर के बारे में भी आगे बताऊंगा। सो दैट इज बेसिकली द डेफिनेशन, आपने इसको याद कर लेना है। सो अलोंग विद द चेंजेस इन देम, एक चीज और आपने कर लेनी है, यानी अलोंग विद चेंजेस इन देम, यानी चेंजेस इन देम कि उसमें क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। आप पहले जानोगे कोई चीज किस चीज की बनी हुई है, फिर डेफिनेटली आप जब ये जान लोगे कि कोई चीज किस चीज की बनी है, लेट्स से दैट कि कोई चीज में चीनी ले लो, अभी जिसकी बात हो रही थी, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने इसकी कॉम्पोजिशन पता कर ली, आपको पता लग गया कि ये तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी है, ये तीन एलिमेंट्स होते हैं। तो अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? यानी फिजिकल आपको पता है कि जो चीनी है वो सॉलिड होती है।
आपने अमूमन देखा होगा चीनी जब आप खरीद के लाते हो तो इट इज़ अ सॉलिड काइंड ऑफ थिंग, तो ये सॉलिड होती है। सो उसमें क्या होता है कि मतलब फिर आप स्टडी करते हो, ये प्रॉपर्टी एक फिजिकल स्टडी किया आपने, स्टेट ऑफ मैटर स्टडी किया, उसके बाद फिर आप स्टडी करते हो चेंजेस इन देम, यानी आप हीट ज़्यादा दोगे तो क्या होगा। या लेट्स से दैट आप पानी की स्टडी करते हो, आप पानी में देखते हो कि वो किसका बना हुआ है, देन कम टू नो कि वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना हुआ है। फिर आप फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करते हो कि मतलब इसका किस फॉर्म में हो सकता है, तो आप पता करते हो कि ये गैस में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। गैस में हो तो इसको हम बादल कहते हैं, बुखारात कहते हैं, लिक्विड में हो तो पानी जो पिया जाता है, और जब सॉलिड में हो तो उसको हम बर्फ कह देते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो चेंजेस हो रही हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूँ ना, ये जो अभी खसूसियात हम पढ़ रहे हैं, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर ही आती हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आप स्टडी कर लेते हो डेफिनेटली जो बातें मैंने आपसे बताई, या फिर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी कर लेते हो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, बिहेवियर ऑफ गैसेस को, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स की स्टडी करते हो आप, टेम्परेचर का उस पे इफेक्ट स्टडी करते हो, रेडिएशंस को स्टडी करते हो, मैटर पे अगर हिट करें तो क्या होगा। तो आप समझ लो कि ये सब चीजें जो हैं इसके अंडर ही स्टडी की जाती हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। सो ये मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर किन बातों की स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉम्पोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कॉम्पोजिशन में और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या ताल्लुक है, इसके रिलेशनशिप को स्टडी को कहते हैं। अलॉन्ग विद चेंजेस इन दैम, उसमें क्या क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की आप स्टडी करोगे, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस के वो गैसेस के बिहेवियर को, लिक्विड के बिहेवियर्स को, सॉलिड के बिहेवियर को स्टडी करोगे। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर स्टडी करोगे कि आखिर इन कंपाउंड्स को अगर टेम्परेचर दिया जाए तो क्या तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। एंड रेडिएशन ऑन मैटर, स्टूडेंट्स रेडिएशन जो है इसका आपको पहले दफा लफ्ज सुना होगा आपने, इन्हें शुआएं कहते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गैमा, ये 3 किस्म की रेडिएशंस होती हैं। तो ये रेडिएशंस जो हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, बीटा नेगेटिवली चार्ज हैं, गैमा न्यूट्रल होती हैं। तो इनकी स्टडी मतलब आप किसी मैटर पे दो, इनको हिट करो तो ये रेडिएशंस जो है वो स्पेशली अगर आप हमारे अंदर से ये रेडिएशन चली जाए तो ये डेथ कॉज कर सकती हैं। तो इन तमाम बातों की स्टडी जो है वो आती है अंडर द फिजिकल केमिस्ट्री। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फिर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर भी करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमूमन जो है बोर्ड में डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हर साल ही तकरीबन बोर्ड में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन किया जाता है। तो आपने स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है लाजमी तैयार कर लेना है। अब सवाल ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अमूमन डेफिनेशन आपने काफ़ी दफ़ा स्कूल टीचर ने आपके पढ़ाई होगी, आपने पढ़ी होगी, तो आज मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो तकरीबन सारे ही जल जाते हैं, यानी कंपाउंड की पहचान ये होती है कि ये कंबशन करते हैं। मतलब आपको पता है कि हवा बताते खुद नहीं जलती है, मट्टी नहीं जलती है, लेकिन कंबशन से मुराद है कि आम दर्जा हरारत पर आम कंडीशंस में जो कंपाउंड जल रहा होता है उसको आप कहोगे कि वो कंबस्ट हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो कंपाउंड जल रहा है और वो कंपाउंड कंबस्टेबल है। अब सवाल उठता है कि उस कंपाउंड में है क्या। तो स्टूडेंट उस कंपाउंड में जो जल रहा है उसमें वो कोवलेंट कंपाउंड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिस तरह कि मीथेन है, मीथेन गैस। अब ये क्या होता है जी, ये हमेशा जल रहा होता है क्योंकि आपको घरों में जो सुई गैस आती है आपके, उसको जो है आप यही कहते हो मीथेन ही बोलते हो। तो अब ये कोवलेंट इन नेचर होता है, इसमें कार्बन के साथ जो है आपको पता है कि हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। इवन इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन चूंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं 4 एटम्स के साथ हैं एक ही एटम के, तो इसको हम कहेंगे कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोवलेंट कंपाउंड है। ये मतलब मीथेन जो है ये बताते खुद जो है एक कोवलेंट कंपाउंड है और ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो आप इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हो। ठीक है, यू कैन कॉल मीथेन एज अ हाइड्रोकार्बन। और इसका एक डेरिवेटिव है, लेट्स से दैट कि अगर मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से कर दें
तो एक कंपाउंड तैयार होता है, उसका नाम है क्लोरोमीथेन, और साथ इसकी HCl भी बन जाता है। तो आप कह लो कि ये जो बना है, मतलब अगर मीथेन था तो उसका एक डेरिवेटिव बन गया है। ठीक है, डेरिवेटिव से मुराद है कि ऐसा कंपाउंड जो कि किसी मदर कंपाउंड से तैयार हो, मतलब ये एक डेरिवेटिव है और ये मदर कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन मदर कंपाउंड्स होते हैं और उनके आगे से डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, जिस तरह के ये जो कंपाउंड मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज क्लोरोमीथेन। सो यू कैन रिमेंबर कि ये जो है क्लोरोमीथेन है। सो स्टूडेंट्स, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर थोड़ी सी खसूसियात की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो ये नेचुरली अकर करते हैं, यानी नेचर में होते हैं। आपको पता है कि सुई के मकाम से बलूचिस्तान में ये कंपाउंड गैस निकलता है, मतलब हमने खुद बनाया तो नहीं है ना, ये कुदरती तौर पे ये हमें मिल रहा है और वहां से हम पूरे पाकिस्तान को सप्लाई दे रहे हैं इसकी। इसके अलावा आप कह रहे हो कि इनके लैब में भी बनाया जा सकता है, यानी कि जो मीथेन है उसको फिर आप लैब में भी तैयार कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात ये कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं उनका क्या काम होता है, मतलब प्रॉपर्टी तो चलो ये मैंने आपको बताई कि कुदरती तौर पे भी है और लैब में भी तैयार हो रहा है। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो इन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इनकी बहुत सी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मैं अगर अभी आपको बताना शुरू हो जाऊं तो बहुत ज़्यादा है। सो वो क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ की स्टडी भी करते हैं, स्ट्रक्चर की भी, यानी इनकी खसूसियात की स्टडी करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब उनको मिलता है तो इनकी खसूसियात, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते हैं और उनके स्ट्रक्चर को भी जानने की कोशिश करते हैं। ये जो भी आपको मैंने मीथेन बना के दिखाया है, इसको टेट्राहेड्रॉन पैकिंग कहते हैं, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर रखता है। तो अभी ये हाई क्लासेस में सीखोगे, तो बहरहाल ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं ये स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज़ की भी स्टडी करते हैं, और ये दोनों किस्म के कंपाउंड की स्टडी करते हैं, मतलब जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उनकी भी और जो खुद लैब में तैयार किए जाते हैं उनकी भी। और मतलब अब लेट्स से दैट मैं बात करता हूँ स्कोप की। अमूमन 2 नंबर का सवाल आपको बोर्ड में आ जाता है कि स्कोप क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो अभी हम स्कोप की बात कर लेते हैं कि अगर आप लेट्स से दैट के पढ़ लेते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब आप BSc करते हो, फिर आगे MSc करते हो या BS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो, तो आप कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो। स्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात होती है। तो आपकी किताब में जो है 3 बहुत बड़े जो है वो स्कोप लिखे गए हैं। पहला है कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री, आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हो, यू कैन गो इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। वहाँ से आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री के कोई मास्टर्स बन सकते हो, बहुत हैवी तनख्वाहें होती हैं लोगों की। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, मतलब पेट्रोल से निकलने वाले केमिकल्स के इंजीनियर बन सकते हो। UET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वो आपको पेट्रोकेमिकल्स के अंदर जो है वो MS करवाती है, इवन PhD भी करवाती है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, यानी यू कैन गो टू दी मेडिसिन कंपनीज और वहाँ पे जाके मेडिसिन बनाने में उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये काफ़ी स्कोप है इसका, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो। सो ये तो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है कि आप तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हो। तकरीबन कुदरत में पाए जाने वाले 92 है एलिमेंट्स टोटल, तो आप इन सब की स्टडी कर रहे होते हो और उनके कंपाउंड की भी, मतलब एलिमेंट्स की स्टडी भी करते हो और उनके कंपाउंड्स की भी। लेट्स से दैट कि आप हाइड्रोजन की स्टडी कर रहे हो, ऑक्सीजन की स्टडी कर रहे हो और इनसे मिलने वाला कंपाउंड है एक वाटर, इसकी भी स्टडी कर रहे हो। तो ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। लेकिन लेट्स से दैट कि आप जो नहीं कर सकते स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हमने अभी कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप स्टडी ना करो, बाकी सबको स्टडी करो, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और उनके डेरिवेटिव्स को भी, जिस तरह हमने क्लोरोमीथेन की बात की थी अभी, तो मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनके डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी नहीं करनी है, बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करनी है और कंपाउंड्स की स्टडी करनी है। तो आप यू कैन से कि आप कहोगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स, ये तो डेफिनेशन थी। अब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं। आपको बोर्ड में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसको अप्लाई कहाँ करें, इसका यूज कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स देखो, ग्लास इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा पूरी दुनिया में मकबूल है। मुख्तलिफ किस्म के ग्लास बनते हैं, आपको पता है। आपके घरों में भी पानी पीने के ग्लास हैं, इवन आपने अभी अगर ग्लासेस पहनी हुई हैं और ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी ऐनक का जो ग्लास है वो भी देखो। तो ये सब जो ग्लास बनाने वाले लोग हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, ये सब डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं।
मतलब उनमें मजदूर लेबर के अलावा जो पढ़ा लिखा तबका है वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माहिर हैं। फिर आपको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो काम कर रही है पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कंक्रीट एक लफ्ज है, कंक्रीट, इस वक्त पूरी दुनिया कंक्रीट से बनी हुई चीजें बनाती है, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी कंक्रीट से बन जाती हैं। तो कंक्रीट क्या है, इसमें सीमेंट डाला जाता है। आपको सेकेंड ईयर में सीमेंट इंडस्ट्री पे आपको जो है तफसीलन बताया जाएगा। बीएससी में ग्लास इंडस्ट्री पे आपको सही बताया जाएगा। बाकी 10th क्लास में आपको मेटलर्जी के ऊपर बताया जाएगा। मेटलर्जी क्या है, आप मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कॉपर, आयरन और सिल्वर वगैरह, गोल्ड वगैरह। तो इनके ये जो मेटल्स हैं ये बेश कीमती मेटल्स हैं। जैसे आयरन आपको पता है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं इस्तेमाल होता है। इवन आपके बैग की जिप, आपकी ग्लासेस के अंदर आयरन लगा हुआ है। इसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो या कोई कंप्यूटर लैपटॉप से जो देख रहे हो, उसमें आयरन का कितना इस्तेमाल है। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, यानी कि एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, मेटल्स में से निकालना, मतलब कि ओर में से जो है मेटल्स निकालना। आप क्लास 10 में एक और पढ़ोगे, कैल्कोपायराइट, CuFeS2, दैट इज कैल्कोपायराइट। तो ये आप क्लास 10 में पढ़ोगे। तो ये ओर्स होते हैं। ओर्स क्या होते हैं कि जहां से आपने मेटल निकालना है, इसमें से हम कॉपर निकालते हैं कैल्कोपायराइट में से। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताना चाह रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए था। तो अब ये आप अभी कमेंट भी करो कि सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है वो कहाँ लगी हुई है सबसे बड़ी, और किसका क्या नाम है, इसको बताओ ज़रा, ताकि कमेंट में दूसरे लोगों को भी पता लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे बायोकेमिस्ट्री की। सो लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। ये आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में भी पढ़ा। तो स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, ये समझने के लिए आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने वीडियो के आगाज में समझाई है। तो आप पहले उसको अगर समझ में आ गया तो फिर बायोकेमिस्ट्री भी समझना आसान नहीं है, क्योंकि अब हम पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम स्टडी कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस और सब्सटेंसेस जो हैं वो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में फाउंड हो जाएं, मतलब पता लग जाएं, तो फिर आप एक बायोकेमिस्ट हो। तो इसमें लेट्स से दैट हमारे पास जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम कवर करते हैं सबसे ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स को। ये बात आपकी बुक में कमोबेश लिखी होगी। तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप डिटेल में स्टडी करते हो कार्बोहाइड्रेट्स की, फिर आप स्टडी करते हो प्रोटीन्स की, मतलब ये जिंदगी बनाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर लिपिड्स की, ठीक है, और फिर न्यूक्लिक एसिड्स की। अब न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आ जाते हैं? डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। तो आप कह लो कि ये सब जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी आप डिटेल में स्टडी करते हो। तो आप क्या स्टडी करते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के क्या स्ट्रक्चर हैं, प्रोटीन के क्या स्ट्रक्चर हैं, लिपिड्स के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के क्या स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी आप स्टडी करते हो। तो दैट मेक्स यू आइडिया कि यार ये बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है, सो अब जो है हम बात करते हैं मजीद इसके ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अब बायोकेमिस्ट्री में जैसे मैंने आपको पहले किया कि जो जिंदगी है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें हो रहे हैं कुछ केमिकल प्रोसेसेस, उनको स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं। तो अब कोई भी साइंसदान अगर ये जान रहा है कि भाई कोई भी केमिकल जो है वो बन रहा है इंसानी बॉडी में या किसी भी जानदार वाली बॉडी में, तो उसकी सिंथेसिस को सिंथेसिस कहते हैं। तो इसको स्टडी करना भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर आएगा। और मेटाबॉलिज्म सबसे इम्पोर्टेंट। कोई भी जो मॉलिक्यूल, जो मैंने बायोमॉलिक्यूल्स भी आपको बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स को फैट्स भी कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए आ जाते हैं। तो समझ लो कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री के माहिर बनना चाह रहे हो तो इन बायोमॉलिक्यूल्स की डिटेल को स्टडी करो। तो डेफिनेटली ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनके मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्टडी किया जाता है। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो दो किस्म का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म क्या होता है कि लेट्स से दैट कि जो पहले कैटाबॉलिज्म बताते हैं आपको कि लेट्स से दैट कि आपके पास प्रोटीन है, जैसे कि ऊपर बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स थे, तो प्रोटीन्स जो है वो स्टूडेंट्स टूट जाते हैं अमाइनो एसिड्स में।
अब इसी तरह से अगर आप लेट्स से दैट अमाइनो एसिड्स खा रहे हो तो अमाइनो एसिड्स मिलकर बना देते हैं प्रोटीन्स। तो ये कह लो कि एक जो अच्छा बायोलॉजिस्ट होता है वो अच्छा बायोकेमिस्ट भी होता है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपने डिटेल में स्टडी करनी है, ताकि आप डेफिनेटली एक अच्छे बायोकेमिस्ट जब बनोगे तभी तो आप एक अच्छे बायोलॉजिस्ट बनोगे। तो बहरहाल क्या है कि स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस जो है वो जानदार में जो होते हैं, इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। स्टूडेंट थोड़ी सी मैं मजीद बात बायोकेमिस्ट्री पे करूंगा और ये बताऊंगा कि ये जो बायोकेमिस्ट्री कह लो कि एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट के तौर पर मुतारिफ उस वक्त हुआ जब हमने साइंसदानों ने कोशिश की लिविंग थिंग्स में कि एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है फूड से, यानी जो फूड है आखिर वो हमें कैसे एनर्जी दे देता है। ये एक सेंटेंस तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी डिटेल है। नो डाउट आप आगे जब बायोकेमिस्ट्री को डिटेल में पढ़ोगे तो इन चीज़ों पे रिसर्च करोगे। क्लास 10 में एक चैप्टर भी आता है बायोकेमिस्ट्री, तो आप वो भी पढ़ोगे तो थोड़ा अंदाज़ा वहाँ पर भी होगा। और इसके अलावा ये भी साइंसदान जो बायोकेमिस्ट होता है वो रिसर्च करता है कि हाउ फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज, यानी जब आपको बीमारी हो जाती है तो फिर बीमारी के बाद जो है आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं और बहुत सी तब्दीलियां आ रही होती हैं। एक चैप्टर है होम्योस्टैसिस, मतलब हमारी बॉडी चाहती है कि कोई भी तब्दीली ना हो हमारे अंदर, जो कुछ भी है एक नैरो रेंज में काम होता रहे, जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है वो होता रहे। लेकिन फिर क्या होता है कि जब बीमारी होती है, मतलब जो चीज़ें एक नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर हो जाती हैं या नीचे हो जाती हैं, चीज़ें से मुराद कुछ कंपाउंड्स का कम ज़्यादा होना या कोई भी तब्दीली रोनमा होना बॉडी में। तो जैसे टेम्परेचर ही ले लें कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है, तो ये कभी ये ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, ज़्यादा हो तो बुखार हो जाता है, कम हो तो हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, में ठंड लग जाती है। तो ये इस 37 को मेंटेन करना होम्योस्टैसिस है। तो आप कह लो कि साइंसदान जो हैं फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस को स्टडी करने लग गए हैं कि आखिर डिजीज़ वगैरह क्यों होती है। तो ये भी मतलब इंसानियत के लिए और दूसरे जानवरों की भलाई के लिए रिसर्च हो रही है इसके ऊपर। तो ये भी बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही बात आती है। और अब हम सबसे ख़ास बात करते हैं कि अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, अगर बायोकेमिस्ट्री के माहिर बन जाएंगे तो फिर ये अप्लाई कहाँ होती है, यानी कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको याद होगा कि हमने जो है स्कोप पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जा सकते हो। इसी तरह से अब हम बायोकेमिस्ट्री की भी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप बायोकेमिस्ट बन जाते हो, मतलब डॉक्टर अमूमन बायोकेमिस्ट होता है, वो मेडिसिन का माहिर होता है, तो आप मेडिसिन बनाना सीख लेते हो। याद रखना कि जिस तरह आपने एक टैबलेट बनाई डिस्प्रिन, ये सिंथेटिक है, यानी हमने खुद बनाई है, नेचर से नहीं मिलती, ये खून पतला करती है, तो ये मेडिसिन है। तो ये क्या हुआ है कि एक बायोकेमिस्ट या कह लो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट जो है उसने क्या किया, डिस्प्रिन किया, आपको टैबलेट बना दी, इससे आपकी इंसानियत की हेल्प होती है। फूड साइंस में बहुत स्कोप है इसका, यानी फूड इंडस्ट्री में आप बायोकेमिस्ट्री पढ़कर जा सकते हो। एग्रीकल्चर में तो आप छा जाओगे, क्योंकि बहुत से ममालिक एग्रीकल्चरल कंट्रीज होते हैं। आपने पढ़ा कि पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चरल मुल्क है। इवन आपको शायद इस बात का नहीं इल्म होगा कि अमेरिका भी एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो एग्रीकल्चर में आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक है इस केमिस्ट्री का। और आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है जब आज़ादी से पहले जो है टोटल कोई 721 केमिकल इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरे बर सगीर में काम कर रही थी। जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो 34 के लगभग जो है वो इंडस्ट्रीज पाकिस्तान को मिली। तो इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज बेसिकली मैन्युफैक्चर करती हैं। मैन्युफैक्चर का मतलब भी बनाना होता है, यानी बनाती हैं केमिकल कंपाउंड्स। जैसे कोई भी आप केमिकल कंपाउंड ले लें, लेट्स से दैट कि केमिकल इंडस्ट्री जो है वो एक कंपाउंड बना रही है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं।
तो अब जो कास्टिक सोडा बनाने वाली कंपनी है, ये साबुन बनाने के लिए काम आता है बाद में। तो आपको पता है कि साबुन बनाने के लिए कास्टिक सोडे की ज़रूरत है, तो कास्टिक सोडा नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली साबुन नहीं बनेगा, साबुन की इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, और डेफिनेटली फिर ये कास्टिक सोडा जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने से मुराद है कि मतलब बहुत बड़े स्केल पर जो है आप कास्टिक सोडा बनाओगे। तो आप कह लो कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है वो केमिकल कंपाउंड्स बनाती है कमर्शियल स्केल पर, यानी बहुत बड़े पैमाने पर। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड्स को बनाया जाता है तो कमर्शियल स्केल पे बनाया जाता है, ये तो हमने अब डेफिनेशन पढ़ ली। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ बेसिक केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन गैस जो है वो बनाई जाती है बहुत ज़्यादा, क्लोरीन गैस बनाई जाती है, और अमोनिया गैस जो है बनाई जाती है। ये इनके केमिकल फार्मूले लिख रहा हूँ आपको, बोर्ड में ना कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। कास्टिक सोडा के बारे में मैं आपको बता रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका केमिकल फार्मूला होता है। फिर नाइट्रिक एसिड आ जाता है। नाइट्रिक एसिड भी आपको पता है कि एक तेजाब है, शायद आपको पता हो, HNO3 इसका फार्मूला होता है। तो नाइट्रिक एसिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। ये बेसिक केमिकल्स हैं, यानी इन केमिकल्स को, जिस तरह आपको पता है ना चीनी पत्ती जो है बेसिक केमिकल है, इससे चाय बनाई जाती है, तो डेफिनेटली चाय भी एक केमिकल है। तो बेसिक चीज़ें यानी रॉ मटेरियल्स आप कह सकते हैं। बेसिक चीज़ें यानी जिससे मिलकर बहुत सी डिफरेंट और चीज़ें बन जाएं, उनको रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो आप कह लो कि पहले बेसिक केमिकल्स यानी कि रॉ मटेरियल जो हैं वो ये बनाए जाते हैं। तो नाइट्रिक एसिड इसमें आता है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अभी जब मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मेरा हाथ जो है ना ये इतना काम कर नहीं रहा था, तो लेकिन ये है कि आप लोगों को पढ़ाते हुए जस्तजू के दौरान अब मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा है। आई एम फीलिंग हैप्पी कि आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। सो मुझे बड़ी खुशी होती है दूसरों को पढ़ाकर, दूसरों को इल्म से नवाज कर। दिए से दिया जलाना चाहिए। आपको स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी मुझसे सीखें कि केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, फिज़िक्स मैथमेटिक्स क्या होता है। मैं बेसिकली साइंस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के सामने, तो ये मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ भी। तो बहरहाल लेट्स टॉक अबाउट कि ये जो केमिकल्स हैं कह लें कि ये रॉ मटेरियल्स हैं, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। लेकिन अब डेफिनेटली बेसिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या बनाए जाते हैं इन केमिकल्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स, जो कंपाउंड्स इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, बेसिक कंपाउंड्स की भी बात की आपसे, इनके फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखवाए। तो फर्टिलाइजर्स हैं, एक फर्टिलाइजर का मैं आपको यहाँ पे ज़रूर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, दैट इज़ यूरिया। ये भी इंडस्ट्री में बनाया जाता है। क्लास 10 में हम यूरिया को सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर कहलाता है ये यूरिया। तो आप भी अगर कोई आपको फर्टिलाइजर के नाम आते हैं तो भी कमेंट करके बताएं। सोप, अभी मैंने आपको बताया था कास्टिक सोडा जो है से सोप तैयार होता है। ये सोप के बनने के अमल को जो है हम स्पोनिफिकेशन कहते हैं। तो स्पोनिफिकेशन इज अ गुड वर्ड। टेक्सटाइल के अंदर फिर इस्तेमाल होता है इन सारे केमिकल्स का जो मैंने अभी आपको बताए। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं इनसे। इसके अलावा पेंट्स बनाए जाते हैं। पेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। कोई भी नया घर बनता है तो आपको पता है पेंट। और पेपर देखो, सारी दुनिया में पेपर बहुत इस्तेमाल होता है। पेपर लकड़ी के गोदे से बनता है। लकड़ी के गोदे को पल्प कहते हैं। और डेफिनेटली पल्प जो है हमसे वुड से मिलता है, यानी वुड से जो है हमें पल्प मिलता है। तो पल्प से जो है फिर इसमें ग्लू वगैरह डाली जाती है, ग्लू और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, तो उससे पेपर तैयार होता है। ये जो पेपर जिसपे मैं लिख रहा हूँ ये पेपर भी आप समझ लो। तो ये सब केमिकल्स इंडस्ट्री ही कर रही हैं। तो लुक एट दैट। अभी बहुत कुछ बात हो सकती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे, लेकिन मैं आपकी सिलेबस के हिसाब से ही बात करता हूँ, ताकि मजीद कोई डिटेल्स आपसे डिस्कशन में ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वही कवर करने की कोशिश में रहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का टॉपिक। अब हम आपसे बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हो रेडियो एक्टिविटी। अब आप सोच रहे होगे ये रेडियो एक्टिविटी क्या बीमारी है। रेडियो एक्टिविटी जो है
मैं आपको समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम, मेरे साथ रहें। न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ये भी मैं आपको लफ्ज़ समझा दूंगा, न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होता है, फिर इनकी खुसूसियात की भी स्टडी की जाती है। आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर आखिर में जो है ना रेडियो आइसोटॉप्स का जिक्र है, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। तो वहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको जो है हेल्प करूँगा इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड। ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम अभी बात करेंगे आपसे। जब मैं सेकंड चैप्टर का ये लेक्चर आपको दूंगा तो इसमें डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अभी जो है हम बात कर रहे हैं अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करते हो, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को स्टडी करते हो, प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, पहले इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आप अभी पढ़ोगे आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे अबाउट रेडियम, इसका सिंबल Ra होता है। और एक और एलिमेंट है पोलोनियम, इसका सिंबल PO होता है। तो ये जो रेडियम और पोलोनियम है, ये बेसिकली कह लो कि श्वाएं निकालते हैं। दे कैन इमिट श्वाएं, दे कैन इमिट रेडिएशंस। तो इन्हें हम कहते हैं, ये जो निकाल सकते हैं श्वाएं, इन्हें हम कहते हैं अल्फा रेडिएशंस। आपने कभी MRI करवाई हो या कहीं डॉक्टर के पास कहीं हॉस्पिटल में गए हो, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहते हैं। तो ये भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से की जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसमें मरीज को लिटा कर अंदर भेज दिया जाता है मशीन के, और फिर उसको बाहर निकाला। स्पेशली जो दिमाग की कह लेंगे एक्सरे वगैरह होती है, दिमाग का मतलब जो स्टडी होती है, उसमें हम MRI करते हैं, तो वो भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से होती है। तो रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल जो है वो एक साइंसदान है रदरफोर्ड, उसने बड़े बाकमाल तरीके से किया। उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया। तो आप ज़रूर ये वीडियो देखें जिसमें मैंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट की डिटेल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की डिटेल जो है वो दी है। तो वो उस लेक्चर में भी आपको काफ़ी हेल्प होगी रेडियो एक्टिविटी को समझने की। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ये स्टूडेंट्स बेसिकली इसका ताल्लुक ना एटम के न्यूक्लियस के साथ होता है। ये बात मैं आपको बेसिकली कहना चाह रहा हूँ। न्यूक्लियस जो है वो कुछ रेडिएशंस निकालते रहते हैं। साइंसदानों का मानना है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 या इससे ज़्यादा है, ऐसे न्यूक्लियस जिनमें 82 प्रोटॉन्स होते हैं या इससे ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं, ये एटम्स क्या करते हैं, ये रेडिएशंस निकालना शुरू कर देते हैं, यानी दे एमिट रेडिएशंस। रेडिएशन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, रेडियम और पोलोनियम जैसे एलिमेंट्स अल्फा रेडिएशंस निकालते हैं। तो अल्फा, बीटा, गैमा, ये 3 किस्म की रेडिएशंस होती हैं। तो अल्फा, बीटा और गैमा, ये खसूसियत होती है बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स की कि ये रेडिएशंस निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस सारे रेडियो एक्टिव फिनोमिना को स्टडी कर रहे हो तो इसी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और याद रखो इसका ताल्लुक तो न्यूक्लियस से है, इसलिए ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंडर हम बात कर रहे हैं, इसलिए ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगी। जैसे कि ये देखें, फॉस्फोरस 32 जो है और स्ट्रोंशियम 90 है, ये पेज नंबर 40 पे आपके लिखा हुआ है। ये रेडिएशंस निकालता है जिसको लेस पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस कहते हैं, बीटा रेडिएशंस। तो इसी की मैं आपसे बात कर रहा था कि मतलब फॉस्फोरस, स्ट्रोंशियम। और याद रखो जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं वो रेडिएशंस नहीं निकालते, इनके आइसोटॉप्स ही रेडिएशंस निकालते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स 82 से ज़्यादा ऊपर चले जाएं फिर वो रेडिएशंस निकालते हैं। कोबाल्ट जो है ये भी रेडिएशंस निकालता है। कोबाल्ट 60 याद रखें, ये जो है कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, बोर्ड में बड़ा इसका क्वेश्चन आता है। तो ये गैमा रेज निकालता है। तो गैमा रेज आर ऑल्सो यू कैन से कि बहुत पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस होती हैं। तो मतलब ये कुछ मैंने आपको एक एग्जांपल दी इस पेज से कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको थोड़ा स्टूडेंट्स पता लगे, आगे आपने पढ़ना है इसके बारे में। तो ये था रेडियो एक्टिविटी पे। हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर प्रोसेसेस भी जो है समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए एक डिफिकल्ट लफ्ज़ है समझने के लिए, लेकिन इसमें मैं 2 लफ्ज़ आपको समझाऊंगा, फिजन एंड फ्यूजन। फिजन में ये होता है स्टूडेंट्स के जो बड़े एटम्स हैं यानी बिग एटम्स हैं वो टूट जाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, एटम्स भी टूट जाते हैं? बेटा कुछ भी हो सकता है, बस ये सोचने की बात है, कुछ भी हो सकता है। सो बिग एटम जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम आपको पता है एटॉमिक बॉम्ब में इस्तेमाल होता है, वो टूट जाता है। क्रिप्टॉन में और बेरियम में जो है वो यूरेनियम टूट जाता है, क्रिप्टॉन में और बेरियम में। तो अब देखो साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी जो है वो निकालता है। तो यानी कहने की बात है कि जो बड़े एटम्स हैं वो स्मॉलर एटम्स में टूट जाते हैं।
इसे फिजन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फिजन रिएक्शन के बड़े एटम्स टूट गए इनटू द स्मॉलर एटम्स। और फ्यूजन में क्या होता है कि जो स्मॉल एटम्स होते हैं, स्मॉल एटम्स, वो क्या करते हैं कि स्मॉल एटम्स आपस में जस्ट रियली गेट टुगेदर, आपस में मिल जाते हैं और वो बनाते हैं बिग एटम्स। तो ये भी होता है, यानी कि बड़ा एटम जो है वो टूट गया इनटू द छोटा एटम। ठीक है, तो ये हो गया फिजन। और समटाइम्स क्या होता है कि जो छोटे छोटे एटम्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे एटम्स हैं, वो आपस में मिल जाते हैं एंड दे मेक अ बड़ा एटम, दिस कॉल्ड फ्यूजन। और फ्यूजन की सबसे अच्छी एग्जांपल सन है। सन में क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो जुड़ जुड़ के हीलियम बनाते जा रहे हैं। और आप कह लो कि जो सूरज है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और दूसरे नंबर पे जो एलिमेंट है दैट इज हीलियम। तो आप कह सकते हो कि कभी हीलियम जो है वो टूट रहा है हाइड्रोजन में, और कभी हाइड्रोजन जुड़ रहा है हीलियम में। तो सन के ऊपर क्या है, फ्यूजन भी हो रही है। और फ्यूजन, और ये देखो, ये न्यूक्लियस का सारा मामला है, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल गए और बड़ा न्यूक्लियस बना लिया, तो दैट इज फ्यूजन। और बड़ा न्यूक्लियस जो है वो टूट गया और उसने छोटे छोटे न्यूक्लियस बना दिए, तो दैट इज फिजन। तो ये फिजन और फ्यूजन ये न्यूक्लियस का प्रोसेस है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको न्यूक्लियर प्रोसेस। तो दैट इज वाई इसको हमने इस लफ्ज को डेफिनेशन में जो है वो समझाने के लिए लिख दिया कि रेडियो एक्टिविटी की स्टडी कर लो, क्योंकि न्यूक्लियस से ही रेडिएशंस निकलती हैं। फिर न्यूक्लियर प्रोसेस की स्टडी कर लो, यानी न्यूक्लियस से ही न्यूक्लियस का टूटना जुड़ना। तो फिर प्रॉपर्टीज क्या हुई कि इनकी खसूसियात को स्टडी करना शुरू कर देना, कहाँ इनका फायदा है, कहाँ इनका नुकसान है। प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ा हुआ है, दो किस्म की होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब ये फिजिकल केमिकल क्या होती हैं, इनके बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो फिलहाल इतना ही पता हो आपको कि जो डेफिनेशन क्या है कि रेडियो एक्टिविटी और उसके न्यूक्लियर प्रोसेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी को जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहा जाता है। अब ये जो आपके सिलेबस में क्यों आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये केमिस्ट्री का, सो दैट्स वाई ये आपके सिलेबस में आया हुआ है। तो आप इसको स्टडी करो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स मजीद इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। स्टूडेंट, मेन कंसर्न जो है इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्या है, इसमें सबसे बड़ा, जिसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक एनर्जी जो है और इसका यूज डेली लाइफ में हम चाहते हैं। एटॉमिक एनर्जी कैसे हासिल हो सकती है, और फिर उसका हम उस एनर्जी से हम बिजली वगैरह बना लें, इसका यूज। और इसके अलावा केमिकल इफेक्ट्स की भी हम स्टडी करते हैं। मतलब हम बहुत से केमिकल्स हैं जिसमें कंपाउंड, केमिकल के कंपाउंड्स क्या करते हैं, रेडिएशंस निकालते हैं और वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या कुछ और मटेरियल वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे ये प्रॉब्लम आता है कि इनको नुकसान होता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को, और डिफरेंट मटेरियल जो भी इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं रेडिएशन को, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस मैंने आपको बताई कि जो निकल रही होती हैं। तो फिर इस लिहाज से भी हम इसका स्टडी कर रहे होते हैं। और हम अब इसकी एप्लीकेशंस की भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो ब्रांच है इसकी क्या एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, इसकी जो एप्लीकेशन है उसमें आप ये दिमाग में बिठा लो कि मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी भी आजकल होती है, यानी कि इन रेडिएशन से इलाज भी होता है। यानी कैंसर के जो सेल्स हैं, जैसे अभी कोबाल्ट 60 का मैंने आपको बताया कि जो कोबाल्ट 60 है, इससे क्या होता है कि रेडिएशंस का जो है वो इलाज, इसकी रेडिएशन जो है वो कैंसर का इलाज हो जाता है। तो आप साल को कितनी मोहलक बीमारी है कैंसर, और उसका इलाज जो है आप कोबाल्ट 60 से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में भी इसका जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कि आप फूड को प्रिजर्व करने का काम भी कर सकते हो इन रेडिएशन से। मतलब आपको पता है कि रेडिएशन क्या करती हैं कि फूड के ऊपर जब आप मारोगे इन्हें, तो इनके ऊपर जो जरासीम है वो मर सकते हैं। मतलब जानदारों को तो आपको पता है ना, रेडिएशन नुकसान पहुंचा सकती हैं उस लिहाज से। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी आपको बताया अभी, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आप ये कर सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर की भी एक प्रॉपर स्टडी है, लेकिन अभी फिलहाल ये लफ्ज याद रह जाए आपको तो बड़ी बात है। उसके बाद जो है हमारे पास एप्लीकेशंस भी हो गई, इसकी भी एप्लीकेशंस कर ली। तो आपको बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूक्लियर
केमिस्ट्री की क्या एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, या आप कह लो कि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसमें जो रेडिएशंस हैं ये किस लिए डेंजरस भी हो सकती हैं, ये भी सवाल यहाँ से निकल सकता है। और एक डिफाइन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से निकाला जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल एक टॉपिक है। जैसे हम ज़मीन को अगर आप देखें तो ज़मीन के इर्द गिर्द आप ये हवा का गिलाफ देखते हैं। इस हवा के गिलाफ को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं और इस मतलब लेट्स से दैट कि ये हम हैं और इस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और इस एटमॉस्फेयर के इर्द गिर्द के माहौल को यानी द सराउंडिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। अब वो डेफिनेशन में ये लिखते हैं कि आप एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है हिस्सेदार, यानी आप जो कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के यानी हिस्सेदार हैं। आप कह लो कि एनवायरनमेंट में आपको दो किस्म के हिस्सेदार, जिंदा और बेजान। अब जो जिंदा होते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक और जो जिंदा नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक। तो आप कह लो कि ये होते हैं कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के। इनकी बायोटिक में आपको पता है बहुत से कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एबायोटिक में पता नहीं क्या क्या चीज़ें पहचान है हमारे इर्द गिर्द। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। आप जैसे कि आप गाड़ी चलाते हो, यू रन अ कार, तो अब कार में आपको पता है कि ये धुआं निकलता है जो बहुत ज़्यादा, ये धुएं में बहुत ज़्यादा गैसेस निकलती हैं जिनमें से एक मोहलक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन मोनो है, इसके अलावा मीथेन यू कैन से हो सकती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं, ये सब ये क्या करती हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है ये बढ़ा देती हैं। तो अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इससे फिर आपको पता है कि जो समंदर हैं उनकी बर्फ़ पिघलती है, पहाड़ों की बर्फ़ पिघलती है और हमारी जो ज़मीन है वो सारी की सारी पानी में डूब सकती है। तो ये ह्यूमन इफेक्ट्स भी हम स्टडी करते हैं कि आखिर इंसान क्या कर रहा है। कोयले के ज़खायर हम ढूंढ लेते हैं तो फिर डेफिनेटली हमने उनके थर्मल पावर प्लांट्स लगाने हैं और वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं कि कोयले को जलाते हैं, फिर वही बात गैसेस बन जाती हैं। तो ये गैसेस जो हैं ख़तरनाक होती हैं हमारे, सो वी यूज टू कॉल इट एज माहौल। बस ये चीज़ जो है आपने थोड़ी सी फोकस रखनी है, इसको आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स जस्ट रियली टॉक अबाउट, ये हमने अब डेफिनेशन सीख ली है, डेफिनेशन का मतलब समझ लिया है। सो अब हम चलते हैं कुछ मज़ीद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बातों पर। स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये इसका ताल्लुक है कुछ और ब्रांचेस के साथ भी। मतलब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को जो स्टडी कर रहे हैं साइंसदान, जो इन पे बातें कर रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जो बायोलॉजी है उसके ऊपर बराह रास्त ताल्लुक है एनवायरनमेंट का। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद वो कह सकते हैं कि वो बायोलॉजी को सिक्योर करेंगे। अगर आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे तो सबसे ज़्यादा नुकसान बायोलॉजी को होगा, यानी कि जानदारों को होगा। जियोलॉजी यानी आपकी ज़मीन की स्टडी जो है वो मुतासर हो सकती है। जिस तरह भी मैंने बताया कि ज़मीन वगैरह पानी से भर जाएगी तो ज़मीन पे तो रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। उसके बाद इकोलॉजी है, मतलब हवा और डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी पे इसका इफेक्ट है। फिर सॉयल सॉयल भी ख़राब होती है अगर आप केमिकल्स वगैरह हवा में फेंकते हैं, गैसेस वगैरह, तो फिर एसिड रेन्स होती हैं तो सॉयल का टेक्सचर ख़राब होता है। हाइड्रोलॉजी कहते हैं पानी की स्टडी को, हाइड्रोलॉजी। तो आप कह लो कि पानी जो है वो भी किसी हद तक ख़राब होता है। तो अब जो हम आखिरी बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को लेकर, वो हम ये करेंगे कि आखिर नॉलेज एंड एप्लीकेशन जो है इसका केमिकल प्रोसेस का टेकिंग प्लेस एनवायरनमेंट, वो ज़रूरी है प्रोटेक्शन के लिए और अगेंस्ट द पोल्यूशन के लिए। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो एनवायरनमेंट में केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं उसका नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी है। तो बस एक ये कमेंट ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये आपको सवाल बस यही आएगा, डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तैयार कर लेंगे तो ओके हो जाएगा। आगे बहुत ही सख्त ब्रांच जो अमूमन बच्चों को समझ में नहीं आती है, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो उसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें तीन बड़ी बातें हैं। पहले तो एक बात लिखी हुई है सेपरेशन, इसका मतलब होता है अलैदगी।
और दूसरी बात है एनालिसिस ऑफ अ सैंपल। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया लगाना, यानी आप तज्जिया लगाते हो, आप पता लगाते हो टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको, पता लगा सको उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो आप सोच रहे होगे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ये सिंपल सी बात समझा देता हूँ। जैसे लेट्स से दैट आपके घर में चीनी है C12H22O11। अब ये जो चीनी है इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। अब आपको नजर आ रहा है यार इसमें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अब ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें आपको पता लग गया, ये एनालिसिस है। एनालिसिस जो है स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में बताया जाएगा कि एनालिसिस दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटी को लेकर और एक होते हैं क्वांटिटी को लेकर। अब ये क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है? क्वालिटी ये कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता नजर आ रहा है कि 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ले लें, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो अब क्वांटिटी क्या बता रही है कि क्वांटिटी यहां पर ये 12 कार्बन है, यहां पर ये 6 कार्बन है, यहां पर ये 22 हाइड्रोजन है, यहां पर ये 12 हाइड्रोजन है, यहां पे 11 ऑक्सीजन है, यहां पर 6 ऑक्सीजन है। तो ये क्वांटिटी बता रही है आपको। एनालिसिस का क्या मतलब है? आप पता लगा रहे हो। एनालिसिस का मतलब आप चलें तजिया लगा लें या लफ्ज लिख लें पता लगाना। आप पता लगा रहे हैं क्वालिटी का और क्वांटिटी का। ठीक है, ये सैंपल है आपके पास, ये दो सैंपल मैंने आपको दिखाए हुए। सो टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, ताकि आप इसके हिस्से, अब लेट्स से दैट आपके पास एक मिक्सचर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री एक बहुत अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसमें आप मिक्सचर के अंदर क्या क्या है इस चीज का पता लगाते हैं। तो फिर डेफिनेटली उसको पता लगाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? सेपरेशन करना होगा। सेपरेशन करने के बाद क्या करना होगा? एनालिसिस करने होंगे। एनालिसिस करने के बाद क्या करना होगा? बताना होगा कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स इधर वो कंपाउंड है, एलिमेंट है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं आपसे कि द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हम आपसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था, शॉर्ट क्वेश्चन, कि बताएं भी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। या फिर आपको ये डन क्वेश्चन आता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। ये अमूमन बच्चों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो बच्चों को अमूमन ये लफ्ज तंग करता है। मैंने अभी बता दिया, क्वालिटी का मतलब है एलिमेंट्स की पहचान, कंपाउंड्स की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस शय को कहते हैं, यानी शय का पता लगाना, आखिर क्या शय है। कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, यानी केमिकल स्पीशीज किस चीज की बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली मैंने आपको कह दिया, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं। उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाती हैं। इसमें आप अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल, यानी कि सैंपल में मौजूद आपके पास कंपोनेंट की क्या मिकदार है। अमाउंट का मतलब मिकदार होता है। सो दैट मेक्स एन आइडिया। उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है हम यूज करते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ, ताकि हम इस एनालिसिस को कर सकें। तो लिहाजा ये एनालिसिस तब ही हो पाते हैं। इसका स्कोप स्टूडेंट क्या है? स्कोप ये है कि आप फूड में इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्टडीज को। एनालिटिकल केमिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो PhD तक करवाती है। सो वाटर यानी हाइड्रोलॉजी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। पानी में क्या क्या चीज़ें हैं उनके, पानी के अंदर, मतलब पानी के अलावा भी बहुत कुछ पानी में होता है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री बताता है कि क्या क्या है। फूड में पता नहीं क्या क्या होता है, वो एनालिटिकल केमिस्ट बता सकता है आपको, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों। और एनवायरमेंटल से मुराद है, मतलब एनवायरमेंटल एनालिसिस भी ये किए जाते हैं, यानी एनवायरमेंट में मौजूद जो है सारे मामलात बताए जाते हैं कि एनवायरनमेंट में भी कहाँ अच्छा एनवायरनमेंट है। जिस तरह बताया जाता है जी कुछ शहर ज़्यादा आलूदा है, तो ये ज़्यादा आलूदगी कौन बताता है? एनवायरमेंटल केमिस्ट बताता है या एनालिटिकल केमिस्ट बताता है। फिर क्लिनिकल एनालिसिस भी, मतलब क्लिनिकल एनालिसिस में आज की कुछ डिजीज़ है, अब पता नहीं इसमें कौन सा पैथोजन है, कौन सा
तो इस तरह का कह लें कि सैम्पलिंग जो है वो भी एनालिटिकल केमिस्ट जो है वो कर सकता है। सो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माई चैनल, ये थी हमारी आखिरी ब्रांच। आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी इन तमाम चीज़ों को लेकर। और पास्ट पेपर की वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप देखिएगा। एक्सरसाइज और मज़ीद लेक्चर्स भी मौजूद हैं, वो भी देखिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए हैं, वो भी आप देखिएगा। सो हंसते रहें, दूसरों को हंसाते रहें, और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।